इसका लेक्चर नंबर कितना है? 11 है कि 12 है? 12 है। कल जब मैंने बोहर का एटॉमिक मॉडल जो उसको डिस्कस किया था, आज हमने बोहर इंटरप्रिटेशन देखनी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो अगर सपोज करें कि आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। इसको आप कह लें कि यहाँ पर ये एनर्जी स्टेट n है और इधर ये एनर्जी स्टेट p है। यहाँ पर इसकी एनर्जी En है और इधर एनर्जी इसकी p है। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं इनके दरमियान में, तो उसके नतीजे में क्या है कि इसके अंदर से रेडिएशन जो हैं वो एमिट होंगे। तो En जो है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू -E1/n², ठीक है, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। और EP -E1/p² ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जो थर्ड पास्टुलेट है बोहर का, उसके मुताबिक En - EP इज इक्वल टू HF के बराबर होता है। इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो -E1/n² प्लस E1/p² इज इक्वल टू HF। तो यहाँ से ये आ जाएगा E1 इंटू 1 माइनस p² माइनस 1/n² HF। ठीक है, अब यहाँ पर जो C है वो F लैम्डा के बराबर होता है और F जो है वो C/लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो E1 इंटू 1/p² माइनस 1/n² इज इक्वल टू HC/लैम्डा। तो 1/लैम्डा E1/HC 1/p² माइनस 1/n² के बराबर होता है। अब इसमें E1/HC जो है दैट इज R और इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज आप पुट करें। H की E1 की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, C की 3×10 की 9 मीटर पर सेकंड। तो R जो आपके पास 1.097 की पावर 7 मीटर इनवर्स जो है वो निकल आएगा। तो ये वाला जो है एक्चुअली ये फार्मूला है हमारे पास, जो जर्नल फार्मूला है, इस जर्नल फार्मूले से आप आगे सारी सीरीज जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, जिसमें लेमन, बामर, ठीक है, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज सारी आती हैं। आपने ये कल कैलकुलेट की थी कि 1/λ R 1/1 का स्क्वायर माइनस
एन स्क्वायर, ये लेमैन सीरीज थी। फिर 1/λ आर 1/2 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ये हमारे पास बामर सीरीज थी। फिर हमारे पास 1/λ आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये पास्चन सीरीज थी। फिर 1/λ आर 1/4 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ये ब्रैकेट सीरीज थी। ठीक है, उसके बाद 1/λ आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये प्रफंड सीरीज थी। तो ये सारी सीरीज इस जर्नल फार्मूले से निकलती हैं। इसमें p की वैल्यूज को वेरी करें, पहले p की वैल्यू को 1 रखें, फिर p की वैल्यू को 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें। p की वैल्यू 1 होगी तो n की वैल्यू उससे अगली होगी, p की 2 होगी तो n की उससे अगली वैल्यू जो होगी। इस तरह सो ऑन ये फार्मूला जो है वो चलता जाएगा और इससे सारी सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हैं वो निकल आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये बोहर की थ्योरी थी, ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि बोहर की थ्योरी जो है ये बेसिकली सेमी क्लासिकल थ्योरी है, यानी कि इसका कुछ पार्ट जो है वो क्लासिकल है और कुछ पार्ट जो है वो इसका क्वांटम मैकेनिकल है। ठीक है, तो इसका जो फेलियर हुआ था बोहर थ्योरी का, फेलियर ऑफ बोहर थ्योरी, तो इसमें पहला मसला ये है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम विच आर कम्प्लेक्स देन सिंगल एटम लाइक मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड। अब यहां पर तो इसने बोहर ने जो है वो सबसे पहले क्या लिया, एटम लिया और सबसे सिंपलेस्ट एटम जो है उसको लिया। कौन सा एटम लिया? हाइड्रोजन एटम। और जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे सिंपलेस्ट एटम है और हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो इसको तो स्टडी करना सबसे ज़्यादा आसान था। लेकिन अगर इसी थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया जाए अदर एटम्स के ऊपर और फिर उन एटम्स से जो मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं या सॉलिड्स बनते हैं, तो वहां पर इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो वहां पर बोहर की जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। पहला इसके अंदर ये इशू है कि कम्प्लेक्स सिस्टम्स पे ये फेल हो जाती है। इट फेल्ड ऑन द complex systems like molecules or solids। ठीक है, कम्प्लेक्स सिस्टम्स के ऊपर जाकर ये फेल हो जाती है। अब जो हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये चेक करते हैं कि जो ईच लाइन होती है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर वो ग्रुप ऑफ लाइंस आती हैं उसके अंदर। ठीक है, अभी मैंने जब कल स्पेक्ट्रम उसका बनाया था तो उसके अंदर आपके पास ग्रुप ऑफ लाइंस आ रही थी और इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वो एंड के ऊपर मैंने एक सीरीज बनाई थी जिसको मैंने कहा था कि ये सीरीज लिमिट है, जहां पर ग्रुप ऑफ लाइंस आ रही थी और वो ग्रुप ऑफ लाइंस जो है वो एक दूसरे के बड़ा करीब हो गई थी। ठीक है, इस तरह कल मैंने बनाया था एक कि जब स्पेक्ट्रम बनाया था तो एक तो यूं आ रही थी ना लाइनें, ठीक है, ये आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एंड के ऊपर आकर कुछ लाइनें जो थी ये बड़ी एक दूसरे के
करीब आ रही थी। अब ये जो लाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं, जिसको उसने सीरीज लिमिट का नाम दिया था, ये सीरीज लिमिट जो है इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है, बोहर की थ्योरी थे। इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर 2 पर, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो फाइन स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम का, जहां पर वो ग्रुप ऑफ लाइंस हमारे पास आ जाती हैं, उनको डिस्क्राइब करना जो है वो मुश्किल है। ये वाला बल्ब बंद कर दो, ये वाला, इसकी लाइट आ रही है, स्विच ऑफ दैट बल्ब। ये किधर है इसका लगा हुआ, किधर से होता है? ठीक है जी। तो ये दो मेन जो है वो हमारे पास डिफिकल्टीज हैं। अच्छा, उसके बाद अब जो बोहर का मॉडल था उसके अंदर था दूसरा रूल जो है, वो दूसरा रूल जो है उसको हम कहते हैं बोहर क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है। और वो रूल ये बताता है कि आपके पास अलाउड ऑर्बिट्स होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं, और हर ऑर्बिट जो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या ऑर्बिट करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो बोहर क्वांटाइजेशन रूल, अब इसको क्यों जो है वो क्वांटाइजेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। आपने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है इन इलेक्ट्रॉन्स का, वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, यानी कि हर ऑर्बिट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। जिस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और जब वो स्टेट के अंदर ऑर्बिट करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट जो है इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे स्टेशनरी वेव्स होती हैं, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स अगर आपको याद हो तो दो फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं, और उन फिक्स्ड बाउंड्रीज के दरमियान में दो वेव्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और वो जब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं और कुछ पे डिस्ट्रक्टिव करती हैं। तो ये नोड और एंटी नोड और नोड का एक पैटर्न बन जाता है। ये नोड और एंटी नोड का जो पैटर्न होता है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी रेडियस r के पाथ के अंदर मूव कर रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस रेडियस r के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको भी हम एक स्टैंडिंग वेव के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी बाउंड है। क्यों बाउंड है? यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो यहां पर, तो स्टैंडिंग वेव जो कहां पे होती हैं? दो बाउंड्रीज के दरमियान में। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव जो है, हम तो वैसे क्या करते हैं उसकी वेव को स्टडी करते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेव है एक्चुअली वो यहां पर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसका पैटर्न जो है वो स्टैंडिंग वेव्स की तरह का पैटर्न बनता है, जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स स्टैंडिंग वेव्स के हो सकते हैं। जैसे यहां पर ये मैंने बनाया, तो ये क्या है? इसका n
1 है, एक मोड है, और बना 2 3 4 5 ज़्यादा करने से नंबर ऑफ मोड्स हो जाएंगे। तो लिहाजा आप ये कर सकते हैं कि जो ये पूरा इसका सर्कमफ्रेंस है वो है 2 पाई r इज इक्वल टू l, लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये लेंथ ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। n जो है यहां पर नंबर ऑफ मोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और p h ओवर एम वी के बराबर है, ठीक है। मोमेंटम का ये फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा डी ब्रागली हाइपोथेसिस से। सॉरी ये मैं उल्टा लिख क्यों, एक मिनट, ये वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो ये लैम्डा ये h ओवर एम वी के बराबर है, तो मैं ये वैल्यू अगर उठाकर इधर रख दूं तो मेरे पास 2 पाई r इज इक्वल टू n h ओवर एम वी के बराबर ये आ जाएगा। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एम वी आर एन एच ओवर 2 पाई। तो इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो ये जो फार्मूला है ये वाला, इसी को हम नाम देते हैं बोहर क्वांटाइजेशन रूल का। ये जो सेकंड रूल है बोहर का, ये कहलाता है बोहर क्वांटाइजेशन रूल, और इसको मोर जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं एल एन एन एच ओवर 2 पाई। और यहाँ से हर ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो है n 1 2 3 4 के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसके अंदर एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी है, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज। ये फेज और ग्रुप वेलोसिटीज जो हैं ये भी आपने पहले पढ़ी हुई है, वेव्स एंड ऑसिलेशन के अंदर, ठीक है। फेज और ग्रुप वेलोसिटी का हमने जिक्र जो है वो किया हुआ है। ये चीज़ें चूंकि आपने पढ़ी हुई हैं पहले, इसलिए इनको मैं क्विकली इनसे पास ऑन हो रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट ये चैप्टर जो पूरा ये रिव्यू है प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का। अच्छा, अब फेज और ग्रुप वेलोसिटी जो है, जो फेज वेलोसिटी होती है वो बेसिकली किसी वेव की प्रोपोगेशन को डिस्क्राइब कर रही है। मतलब एक वेव है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है वो वेव, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि ये एक वेव यूं जा रही है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी प्रोपोगेशन को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो वो फेज जो है वेलोसिटी उससे आप डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि इसका वन हार्मोनिक जो है, एक सिंगल वेव का एक हार्मोनिक जो है वो एक सिंगल वेलोसिटी से डिस्क्राइब होगा, और उस सिंगल वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी कहेंगे। फेज का बेसिकली मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है स्टेट, हालत। अब जिस स्टेट में वो मूव कर रही है उसकी जो वेलोसिटी, अब ये कौन सी स्टेट है इसकी? साइनोसाइडल, ठीक है। ये साइनोसाइडल स्टेट के अंदर कार्य, तो इस स्टेट के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी फेज वेलोसिटी है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर
हमारे पास जब भी हम पार्टिकल्स की बात करते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और पार्टिकल को आप ले रहे हैं किस लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर। तो माइक्रो लेवल के ऊपर जब आप पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसके साथ सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती। जहां पर हम बात करते हैं ना डी ब्रॉगली वेव्स की, तो वो डी ब्रॉगली वेव्स जो होती हैं उसमें सिंगल वेव नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि आप जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जब उन डबल स्लिट्स के अंदर से गुजरता है तो गुजरने के बाद वो तो स्क्रीन के ऊपर डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है वो सिंगल वेव की वजह से तो नहीं बनता, ठीक है। डायफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है वो कभी भी सिंगल वेव की वजह से नहीं बनता। डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो नंबर ऑफ वेव्स की वजह से बनता है, यानी कि वो नंबर ऑफ वेव्स के जो आपस में इंटरफेयर करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, तो उसके नतीजे में आपका। तो इसका मतलब है कि जब माइक्रो पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके साथ सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती, उसके साथ एक पूरा वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स होती है। और वो जो वेव पैकेट होता है उस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। जो पूरा पैकेट उस पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है वो पैकेट जो है उसकी वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। सिंगल हार्मोनिक नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनिक्स होती हैं, डिफरेंट वेव्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम ग्रुप वेलोसिटी का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर इसको ड्रा करें तो अब जब ग्रुप वेलोसिटी होगी यानी कि ग्रुप ऑफ वेव्स होंगी तो उसमें एम्पलीट्यूड एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें क्योंकि वो आपस में इंटरफेयर कर रही होंगी तो उनके इंटरफेयर करने की वजह से एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आएगी। किसी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और किसी जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो वो कुछ इस तरह का एम्पलीट्यूड शो करेंगी ऐसे, ठीक है। तो यहां पर इसको इसके साथ मिला दें और तो इसको आप कहेंगे यहां पर जब मैक्सिमम स्पीड आ रही है इसको ग्रुप वी जी कह लें, ग्रुप वेलोसिटी कह लें, और सॉरी इसको वी फेज वेलोसिटी कह लें, और जो ये पूरे ग्रुप के साथ ये आ रही है ये वी ग्रुप वेलोसिटी। तो जो एनवेलप होता है पूरा पैकेट जो होता है वेव्स का वो ग्रुप वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और जो एक सिंगल वेव होती है वो फेज वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करती है। तो वी जी जो है ये आपने निकाली हुई है पहले, वी जी डी ओमेगा ओवर डी के बराबर होती है। ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और के वेव नंबर है, और वी फेज जो है या वी फाई जो इसको हम बोलते हैं ये ओमेगा ओवर के बराबर है। इसको फाई से भी डिनोट कर लेते हैं और पी से भी इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको फाई कर लेते हैं, वी फेज वी फाई। ओमेगा यहाँ पर वेव फ्रिक्वेंसी है और के जो है वो वेव नंबर है, और के जो है वो 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास रिलेशन है वी फाई ओमेगा ओवर के, ये वाला रिलेशन वी फाई इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, इसका मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू के। तो पहले इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, ओमेगा के वी फाई, इसको लिख दें आप।
ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लें इसका विद रिस्पेक्ट टू के, डी ओमेगा ओवर डी के दैट इज इक्वल टू डी डी के वी फाई। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी ओमेगा डी के इज इक्वल टू वी फाई डी डी के इंटू के प्लस के डी ओवर डी के वी फाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से आप इसका डेरिवेटिव लें तो डी ओमेगा ओवर डी के ये वी फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, के की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी प्लस के डी वी फाई ओवर डी के। अब इसको एच कट के साथ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इस साइड को, तो डी ओमेगा ओवर डी के वी फाई प्लस के एच कट डी वी फाई एच कट डी के। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां पर इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि एच कट के जो है ये पी मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। P इज इक्वल टू एच कट के, यानी कि ये वाली चीज जो है एच कट के, दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एच कट डी एच कट, अगर इस एच कट को अंदर मैं ले जाऊं इसके, तो ये जी एच कट के बन जाएगा, तो ये भी डी पी बन जाएगा। तो इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूं कि वी जी इज इक्वल टू वी फाई प्लस पी डी वी फाई ओवर डी पी। ठीक है, ये अब ग्रुप वेलोसिटी को हमने फेज वेलोसिटी के साथ रिलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब अगर आपके पास नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, अब दो किस्म के मीडियम्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिस्पर्सिव मीडियम और एक को हम कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम? डिस्पर्शन क्या होता है? फैलना, तो नाम से पता लगा। ऐसा जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म क्या है? डिस्पर्सिव है, नॉन डिस्पर्सिव है? डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, जो लाइट को उसके स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर दे उसको डिस्पर्सिव कहते हैं, और जो लाइट को उसके स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट ना करे उसको नॉन डिस्पर्सिव जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हमारे पास नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हो, तो इन केस ऑफ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है इस केस में बोथ वेलोसिटीज आर इक्वल। अब जाहिर बात है उसके अंदर डिस्पर्शन ही नहीं हो रहा, तो फिर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होंगी। वी फाई इज इक्वल टू वी जी। अब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग जो है वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, उसके अंदर एक ही वेव जो है वो जनरेट होगी जब वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ आप उसको यूं करके उसको फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर एक साइनोसाइडल वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप है, यानी कि जहां पर डिस्पर्शन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, तो डिस्पर्सिव मीडियम जो है इसके केस में लोअर या ग्रेटर वेलोसिटी जो है वो फेज वेलोसिटी वो हो सकती है। ठीक है, यू कैन राइट वी जी ग्रेटर देन वी फाइव और वी जी इज लेस देन वी फाइव। ठीक है, तो ये वाली जो है वेलोसिटीज की पॉसिबिलिटी जो है वहां पर हो सकती है। तो वाटर वेव्स जो है वो एक डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करती हैं। तो फॉर वाटर वेव्स वी कैन राइट 2Vg is equal to V5। ठीक है, तो यहां पर वाटर वेव्स के लिए ये V5 Vg के बराबर नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। नो, अब हमने फेज और ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की फाइंड करनी है ट्रेवलिंग इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ट्रेवलिंग in a constant potential। तो एक पार्टिकल है जो ऐसे रीजन के अंदर मूव कर रहा है जहां पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं आ रही, एक जैसा पोटेंशियल जो है वो रह रहा है। तो अब आपके पास जो एनर्जी है पार्टिकल की, दैट इज इक्वल टू एच ओमेगा, और जो मोमेंटम है पार्टिकल का वो एच कट के है। एच कट ओमेगा और एच कट के, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब आप यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ई ओवर एच कट आएगी, और अगर के की वैल्यू निकालें तो पी ओवर एच कट आएगी। ठीक है, अब आपने इसकी ग्रुप वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है Vg, तो Vg किसके बराबर होती है, डी ओमेगा ओवर डी के। तो वी कैन राइट इट डी एच कट ओमेगा डी एच कट के। तो ये क्या बन जाएगा, वी जी डी ई ओवर डी पी, एच कट के पी एच कट ओमेगा ई के बराबर आ जाएगा। इसी तरह वी फाई जो है वो एच कट ओमेगा ओवर एच कट के बराबर है। तो वी फाई भी आपके पास ई ओवर पी के बराबर आ जाएगा। अब पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है ई,
दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ई हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक हो जाएगी पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ऑफ एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन आप ले रहे हैं उसकी पोटेंशियल की। तो ये इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब आपने अगर इसकी ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डी ई ओवर डी पी, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पी के। डी ओवर डी पी, टोटल एनर्जी आपकी निकल आई है। अब इसका डेरिवेटिव यू हैव टू टेक, तो वी जी डी ओवर डी पी इंटू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव लें तो वी जी इज इक्वल टू 2p ओवर 2m प्लस 0, दैट इज इक्वल टू p ओवर m। तो ये जो ग्रुप वेलोसिटी है एक्चुअली दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यही ग्रुप वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो v पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल के साथ ग्रुप ऑफ वेव्स अटैच होती हैं तो फिर उसकी ग्रुप वेलोसिटी ही आप निकालेंगे। अब अगर आपके पास फ्री पार्टिकल हो तो फ्री पार्टिकल का मतलब यह है कि वहां पर पोटेंशियल फिर जीरो हो जाएगा। तो इन केस ऑफ ए फ्री पार्टिकल, तो अगर आपके पास फ्री पार्टिकल का केस हो तो इस केस में v ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। v ऑफ x 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो एनर्जी है ये E पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस 0 के बराबर आ जाएगी, लिहाजा E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसके लिए जो है वो कैलकुलेट करना है ग्रुप वेलोसिटी को। तो वी जी जो है दैट इज इक्वल टू डी ई ओवर डी पी, तो डी ओवर डी पी पी स्क्वायर ओवर 2m। तो वी जी भी जो है वो आपके पास 2p ओवर 2m के बराबर निकल आएगी। तो वी जी भी जो है वो p ओवर m के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और जो वी फाई है दैट इज इक्वल टू ई ओवर पी, तो पी स्क्वायर ओवर 2m, इसके अंदर मैं ई की वैल्यू रखूं पी स्क्वायर ओवर 2m, पी यहां से ये इससे कट गया तो ये p ओवर 2m के बराबर आ जाएगा। तो वी फाई आपके पास p ओवर 2m आ रहा है, वी जी आपके पास p ओवर m आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वी फाई 1 ओवर 2 वी जी के बराबर है, यानी कि वी फाई जो है वो वी जी ओवर 2 के बराबर है। तो फेज वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये सब आ जाए।